नमस्कार दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का, जिसमें चैप्टर चल रहा है डेवलपमेंट अर्थात विकास। इस चैप्टर का हमने फर्स्ट लेक्चर कवर कर रखा है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज आपको बता दें कि ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास रहने वाली है। आज के इस लेक्चर में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया देखेंगे और अजीब तरीके से देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर होगा सेकंड, टॉपिक है फर्स्ट क्लास 10th की बुक चल रही है अध्ययन, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक। अध्याय जो है हम लोगों का टॉपिक हम लोगों का चल रहा है फर्स्ट, नाम है डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विकास। लेक्चर होगा हमारा सेकंड, आज के लेक्चर सेकंड होगा। साथियों, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा था, ये हमने देखा था कि विकास के जो मायने हैं सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर के लिए, एक इंजीनियर के लिए, एक अध्यापक के लिए, जो भी विकास के मायने हैं, जो भी विकास के लक्ष्य है या अवधारणाएं हैं, सभी लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। एक डॉक्टर चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की देखभाल करे, उन्हें दवा बेचे, ज़्यादा से ज़्यादा दवा बेच करके लाभ कमाए। इस तरीके से उसका विकास होगा। एक ग्रामीण मजदूर जो है, भूमिहीन किसान जो है, वह अगर उसकी बात करें तो वह विकास के मायने को कुछ अलग तरीके से देखता है, समझता है। वो चाहता है कि उसे हर प्रतिदिन या मैक्सिमम टाइम उसे मजदूरी मिले और काम मिले और उस काम के बदले उसे बेहतर मजदूरी मिले और उसके बच्चे कुछ थोड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। तो हमने इस तरीके से कुछ चीज़ों को देखा था। यदि वे विद्यार्थी जो लोग इस चैप्टर को यानी इस लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं क्लास 10th की, तो वो लोग पहले फर्स्ट लेक्चर जा करके देख लेंगे। हालांकि वहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन मैटर जो समझाया गया है वो बखूबी आपको समझ में आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करें, फर्स्ट लेक्चर को देखें, इसके बाद आज की सेकंड लेक्चर को देखें। निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सेकंड लेक्चर को। देखो भाई, तो आज का सेकंड लेक्चर शुरू करने से पहले हमने अभी रिकॉल करा दिया आप लोगों को कि जो पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यदि विकास के लक्ष्य सभी लोगों के अलग अलग होंगे तो सभी लोगों की राष्ट्रीय जो विकास की अवधारणा होगी वो भी अलग हो जाएगी। लास्ट हेडिंग हमने यहीं पढ़ करके छोड़ा था। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो देश है या विभिन्न राज्य हैं, तो विभिन्न राज्यों के बीच में हम किस प्रकार से तुलना करते हैं कि कौन सा राज्य बेहतर है और कौन सा राज्य बेहतर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताएं तो आप सभी लोग जानते हैं कि केरल, अगर केरल और हरियाणा की बात की जाए तो केरल में एक व्यक्ति जो कमाता है यानी प्रति व्यक्ति की जो औसत आय होती है एक वर्ष की, वो लगभग 1,40,000 के करीब पहुँचती है। वही हरियाणा के जो लोग हैं उनकी एक व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 1,62,000 पहुंचती है, इतने के लगभग पहुंच जाती है। तो आप जाहिर सी बात है समझ पा रहे होंगे कि जो हरियाणा के लोग हैं, आप निश्चित रूप से अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सुखी कौन से होंगे तो आप बोलेंगे कि हरियाणा के लोग, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केरल के लोग ज़्यादा सुखी हैं, केरल के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, उनका विकास ज़्यादा बेहतर ढंग से है केरल राज्य का, जबकि हरियाणा का विकास उनकी तुलना में कम है। जबकि केरल की तुलना में हरियाणा का राज्य या हरियाणा राज्य का विकास बेहतर होना चाहिए था। तो आज हम इन्हीं अवधारणाओं पर चर्चा करने वाले हैं, हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, बेहतर ढंग से मज़ा आएगा। निश्चित रूप से आज चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम की, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। इसलिए आप सभी लोग आज का लेक्चर निश्चित रूप से बैठ करके जरूर देखिएगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जहां पर जरूरत होगी आप लोग उसको नोट भी करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले अगर हमें हेडिंग लिखने की बात आएगी साथियों, तो हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पर विकास की अवधारणा से संबंधित। हमने वहाँ पर तो पहले पढ़ रखा है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विकास के लिए विभिन्न राज्यों के बीच में तुलना। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे विकास के संदर्भ में विभिन्न राज्यों या फिर देशों के बीच, दिख रहा है भाई, के बीच तुलना। ध्यान में रखिएगा, हमें तुलना करना है विभिन्न राज्यों के
और विभिन्न देशों के बीच हम ये जान पाएंगे। जैसे आज अमेरिका है, अमेरिका सबसे ज़्यादा आर्थिक मामले में सबसे पूरे विश्व में सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका की है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में खुशहाल अमेरिका देश नहीं है, कोई और भी देश है, हम उसकी चर्चा करेंगे जस्ट अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखो हेडिंग ये है, बखूबी आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलो हम आपको बताते हैं। आप एक बात बताइएगा मुझे कि जब आप किसी व्यक्ति के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में जब आप तुलना करते हैं तो किस टाइप से करते हैं? हाँ, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आप जब दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो किस तरीके से तुलना करते हैं। जैसे चलो मान लेते हैं कि दो लोग हैं, खड़े हैं, वहाँ पर आप भी खड़े होंगे और एक व्यक्ति और खड़ा होगा। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, जब कोई बात आ जाती है तो आप बोलते हैं कि यार ना देखो, तुम मुझसे बड़े हो और मैं तुमसे छोटा हूँ। तो इस तरीके से हम कभी कभी तुलना करते हैं कि मैं छोटा हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, तुम मुझसे बड़े हो इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। कभी आप ऐसे तुलना करते हैं। फिर कभी कभी आप ऐसे तुलना करते हैं कि देखो मैं तुमसे अच्छा हूँ पढ़ने में। अगर आप पढ़ाई के मामले में तुलना करते हैं तो हो सकता है कि आप बेटर हो और सामने वाला बेटर ना हो। तो तुलना करने के कई पैमाने होते हैं, बहुत सारे पैमाने होते हैं, आप ये समझ पा रहे होंगे। आप स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों पर, कहीं कहीं आप घर में भी लोगों से बोलते होंगे कि वो व्यक्ति ना ज़्यादा अच्छा है उनकी तुलना में, या वो कम अच्छे हैं। इस तरीके से आप बात करते होंगे। क्लासेस में भी आप बात करें तो क्लासेस में भी, स्कूलों में भी आप देखे होंगे तो कई लोगों के बीच में तुलना किस आती है कि अच्छा नहीं, ये विद्यार्थी अच्छे हैं और ये विद्यार्थी कम अच्छे हैं। चलो एक दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपकी क्लास में अंताक्षरी हुआ है? जब, हाँ वो इसी की बात कर रहे हैं, जब दो लोग इधर या 4-5 लोग एक गोल में होते हैं और कुछ लोगों का झुंड एक गोल बना लेता है, तो दोनों के बीच में गाने या फिर कुछ और तरीके से अंताक्षरी खिलाए जाते हैं, शुरू किया जाता है। अब एक व्यक्ति इधर से गाएगा, फिर एक व्यक्ति इधर से गाए, तो हम ऐसी स्थिति में हम लगभग बराबर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं और उनमें जो योग्यता है उसको भी हम ध्यान में रख करके बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर जो लोग हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे लोगों को दे दें, जो पढ़े लिखे हैं उनको दे दें, या फिर जो गायक वगैरह हैं वो लोग दे दें, और इधर जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर जिनको गाना वाना नहीं आता है हम उनको एक साइड कर दें। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, बल्कि थोड़ा सा इसमें जो कम, अगर मान लेते हैं कि 5 लोग नहीं गाते हैं, बाकी 10 लोग गाते हैं, तो पहले हम 5-5 लोगों की टोली बना देंगे। फिर उसके बाद जो 5 लोग या 6 लोग बचते हैं तो हम 3 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे, जो कम गाते हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, ताकि जब तुलना की जाए तो बेहतर तरीके से तुलना हो। अब यहाँ पर हम इस तरीके से तुलना करते हैं। तो तुलना करने की बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि गाँव में ये बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होता है हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति अमीर है, और जिस व्यक्ति के पास पैसा कम होता है हम उसको बोलते हैं गरीब है। देखो यहाँ भी तुलना की जाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे भी तुलना करते हैं कि यार जो ना बड़ा परिवार है या फिर जो बहुत बड़े हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो पैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन वो खुश नहीं है, हम इस तरीके से भी तुलना करते हैं। तो जब खुशहाल की बात आती है, यानी खुशी की बात आती है, प्रसन्नता की बात आती है, तो हो सकता है कि जो अमीर व्यक्ति था, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो कम खुश हो, और जिसके पास पैसा कम था वो ज़्यादा खुश हो। ऐसा होता है आप गांव में। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई इस बात को, तभी आपको आगे चल करके अभी केरल और हरियाणा की बात समझ में आएगी बखूबी अच्छे से। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने ये कहा कि जो तुलना की जाती है, तुलना करने के क्रम में विभिन्न पैमाने अपनाए जाते हैं। हम जब तुलना करते हैं तो जो मापदंड अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वो दरअसल उद्देश्य क्या है तुलना करने का, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि यार देखो इसमें इतने लोग पढ़े हैं, इतने लोग नहीं पढ़े हैं, तो जितने लोग पढ़े हैं उनको क्या करते हैं, बीच से डिवाइड कर देते हैं, आधा इधर कर देते हैं, आधा इधर कर देते हैं। फिर अगर लंबाई की बात आएगी तो हम कहेंगे कि अच्छा ये लोग 5 लोग इसमें लंबे हैं, तो 2 लोगों को इधर करो, 2 लोगों को इधर करो और एक को अलग कर दो। इस तरीके से तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हम इसी की बात कर रहे हैं कि तुलना करने की विभिन्न अवधारणाएं होती है, विभिन्न मापदंड होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। लेकिन जो तुलना करने की बेसिक समझ होती है, सुनिएगा, जो तुलना करने की बेसिक समझ होती है वो लोग मानते हैं आय को। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं आय तुलना करने की सामान्य अवधारणा है। ध्यान से सुनिएगा भाई। तो आय जो है, आय तुलना करने की सामान्य अवधारणा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राज्य के पास
ज़्यादा पैसा है तो हम बोलते हैं कि वो राज्य से ज़्यादा विकसित है या वो राज्य से ज़्यादा धनी है। जैसे अभी हमने कहा कि गांव के क्षेत्र में की अगर बात की जाएगी, हमारे आपके गांव की बात की जाएगी, तो हम यही बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है उसे हम ज़्यादा धनी मानते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब है, तो उसको हम मानते हैं कि वो खुशहाल नहीं है। लेकिन इसका कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, आप तुलना करके भी देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्यता की अगर हम बात करें तो आय तुलना करने की सामान्य अवधारणा है, इसी से सामान्यता माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, खुशहाल होने का यह एकमात्र अवधारणा बिल्कुल भी नहीं होगा। गॉट इट? ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत अच्छे तरीके से फिर से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? आय तुलना करने की एक सामान्य अवधारणा है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा वह व्यक्ति मानवीय वस्तुएं जितनी उस जरूरत होंगी उन सभी चीज़ों को पैसे के दम पे खरीद सकता है। फिर से समझते हैं, हमने ये कहा कि अगर मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा होते तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था कि यार मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, सो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए सिस्टम नहीं है, कुछ उपकरण नहीं है। तो यदि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं उन सभी चीज़ों को खरीद लेता जो मुझे ज़रूरत होती। तो क्या मैं उनसे ज़्यादा खुश हो जाता? बात इसकी आ रही है। ठीक है, तो आय से हम क्या कर सकते हैं कि आय से मैक्सिमम चीज़ों को तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन खुश होने का सिर्फ एकमात्र तरीका आय नहीं है। कई जगहों पर हम देखेंगे कि अगर खुश होने का एकमात्र तरीका आय होती तो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो कभी दुखी नहीं होते। यानी कई ऐसे चीज़ें होंगी जिनको हम पैसे के दम पे नहीं खरीद सकते, जिनको हम पैसे के दम पे नहीं खरीद सकते, और यही आकर के आय जो है वो उसमें यानी कुरीतियाँ दिखाई देती हैं, या उसमें बुराइयाँ दिखाई देती हैं, या उसमें कमियाँ दिखाई देती हैं। समझ पा रहे हैं? तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा आय तुलना करने की एक सामान्य अवधारणा है। तो ध्यान रखिए कि क्योंकि अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे क्योंकि आय से मानवीय वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। सामान्यतः मानवीय वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि, चलो यहाँ लिखेंगे, नहीं इधर, क्योंकि अधिक आय से मानवीय वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो आप इतनी सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन या परंतु विकास, आय विकास या खुश होने का पूर्ण कारक नहीं है। गॉट इट? तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आय जो है, आय सामान्यतः तो क्या कर सकता है कि सभी जो तुलना करने के लिए है, आय तुलना करने के लिए सामान्यतः लोग आय का ही उपयोग करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा है ना, चलो तुमको देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। देखो यही तो होता है, हम पैसे के दम पर पुलिस को खरीद सकते हैं, या पैसे के दम पर हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं, यानी लोगों को खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे जस्ट बात। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आय तुलना करने के लिए एक सामान्य अवधारणा है, और ऐसा माना जाता है कि जिसके पास आय ज़्यादा है वो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा खुश है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया है अधिक आय से मानवीय वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, परंतु आय विकास या खुश होने का पूर्ण कारक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये देखो, तो पूर्ण कारक नहीं हो सकता है या नहीं है। गॉट इट? तो इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर है क्या। तो चलो भाई, इसके आगे अगर हम यहाँ लाइन बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु आय विकास या खुश होने का पूर्ण कारक नहीं है, क्योंकि दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख रहा है भाई। क्योंकि आय
से सभी, अर्थात आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, अर्थात अभौतिक वस्तुएं या चीजें खरीदी नहीं जा सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो चीजें खरीदी नहीं जा सकती। तो ये देखिए, ध्यान में रखिएगा भाई, इतनी सारी चीज़ों को तो आप याद रखे रहिएगा। जो अभी हमने लेक्चर कहा उसको आप बखूबी दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लग रहा होगा चाहे जैसा भी, लेकिन ध्यान रखें, आगे भी हम समझ पाएंगे कि केरल और हरियाणा की जो अभी राज्य की हमने बात की, वहाँ भी इन्हीं की हम तुलना करेंगे और समझ पाएंगे कि आखिर आज जो केरल है, भारत में ही रह करके केरल के लोग जो कि कम कमाने वाले हैं, फिर भी वहाँ पर ज़्यादा खुशहाल लोग हैं, और जबकि हरियाणा में ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, फिर भी वो लोग कम खुशहाल हैं। तो ऐसा क्यों है ये समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, एक नई हेडिंग यहाँ पर लिखते हैं। नई हेडिंग देखिएगा, आप लिख सकते हैं तुलना करने के ही क्रम में। अभी ध्यान में रखें, हम तुलना ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऊपर लिखना है तो आप जानते रहिएगा कि हम तुलना की ही बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तुलना। ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो पहली हेडिंग लिखे थे हमने, जो बड़ी सी हेडिंग लिखा गया था यहाँ पर बोर्ड पर, उसी की हेडिंग की बात हो रही है। बड़ी सी हेडिंग की बात हो रही है, तुलना वहाँ भी हो रही थी, यहाँ भी तुलना की बात हो रही है। तो इस तुलना के अंतर्गत आप ए बी हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। तो चलो ए हेडिंग बना करके लिखते हैं, और यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे कि किसी देश की आय जो है वो क्या होती है। तो आप हेडिंग लिखिएगा, एक देश की आय। ये देखो, तो एक देश की आय क्या होती है, इसकी बात की जा रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक देश की आय क्या है, देखो यहाँ पर ना प्री लेवल पे क्वेश्चंस इस हेडिंग से पुट अप किए जा सकते हैं। देखो भाई, अगर हमसे कोई ये पूछता है कि एक देश की आय क्या है, तो हम बोलेंगे कि उस देश में, यानी किसी भी देश की अगर हम बात करें, चलो यहाँ पर देखते हैं, आपको शायद ऐसे समझ में आए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस देश की, ये मान लेते हैं कि ये भारत है या कोई भी देश है, इंडिया है, दिख रहा है, गुड। तो यहाँ पर देख, ये इंडिया है भाई, भारत है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि भारत की आय क्या है, यानी यही तो कह रहा है, एक देश की आय क्या है। तो कोई भी देश हो सकता है, भारत हो सकता है, ब्राज़ील हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, चीन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भारत की बात कर रखी है। तो अब ये पूछ रहा है कि भारत की आय क्या है, तो हम बोलेंगे कि इस देश में जो निवासी है, यानी भारत में जो निवासी है, तो देखिए इस देश के निवासियों यानी इस देश के सभी, आप कर सकते हैं, तो चलिए सभी लिख देते हैं। तो इस देश के सभी निवासियों की आय जो है वही किसी देश की आय है। इस देश के सभी निवासियों की आय ही किसी देश की आय है, या आप ऐसे कह सकते हैं, भारत की आय है। ये समझ में आया नहीं है? फिर से समझिएगा भाई। देखो, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस, एक बात को आपको बता देते हैं कि ये हेडिंग जो है एक देश की आय, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया, लेकिन हेडिंग के तौर पर नहीं लिखा गया था। सो हमने बस यहाँ पर परिवर्तन इतना ही किया है कि हमने इसको हेडिंग बना दिया है, ताकि आपको समझ में आए बेहतर ढंग से। तो देखो, यहाँ पर अगर हमसे कोई ये पूछता है कि एक देश की आय क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि भाई उस देश के जो सभी निवासी हैं, उस देश के जो सभी निवासी हैं, उनकी जो आय होगी वही उस देश की आय होगी। गॉट इट? तो चलो, इसको अगर शब्दों में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पिरो सकते हैं, शब्दों में सेंटेंसेस में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर फिर से इसको सेंटेंस में लिखना है, चलो भाई, जो लोग लिखना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद हम इसको मिटा करके आगे बढ़ करके आपको इसको सेंटेंस में लिख देते हैं। चलो यहाँ पे, अब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो यहाँ लिखते हैं कि किसी देश के, दिख रहा है,
तो किसी देश के सभी निवासियों की सॉरी किसी देश के सभी निवासियों, दिख रहा है, चलो, तो किसी देश के सभी निवासियों की आय उस देश की आय होती है। देखो भाई, जिस चीज़ को हमने अभी डब्बे में यानी ब्रैकेट में गोले में बना करके समझने की कोशिश किया था, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर सेंटेंस में लिख दिया है, बस इतना ही फर्क है। तो बस इसी चीज़ को समझने की कोशिश किया करिए कि आखिर आपको क्या समझाया जा रहा है। देखो, तो एक देश की आय क्या है? किसी देश के सभी निवासियों की, यानी सभी निवासियों की आय उस देश की आय होती है, यानी जिस देश के निवासी होंगे उसी देश की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो, एक चीज़ को और समझते हैं। एक बात को बखूबी अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अभी हमने आय की बात कर रहे थे, हमने ये कहा था कि अगर यहाँ पर कोई ए कंट्री है, चलो मान लेते हैं कि ये ए कंट्री है एंड ये बी कंट्री है, गॉट इट। तो ये ए कंट्री एंड बी कंट्री, अगर हम ए कंट्री की बात कर लें, मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो ये ना, इस कंट्री में, इस देश में, चलो ए देश है, हमने पूरा नाम लिख रखा भाई, और यहाँ भी हमने बी देश लिख रखा। तो एक बात आपको बता दें, स्पष्ट कर दें यहाँ पर कि देखो, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि इस देश में ये जो आमदनी है, जो आय है, वो 10,000 रुपये है, तो 100 हो गया, 1000 हो गया, और एक 10,000 रुपये हो गया, चलो कितना हो गई आय। इनकी जो इनकम है, इस देश की आय जो है वो 10,000 है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कम से कम सुनाई तो दे रहा होगा, निश्चित रूप से सुनाई दे रहा होगा भाई। तो ये इनकी जो आय है इतनी है। अब अगर हम बी की बात कर लेते हैं, तो इनकी आय की बात कर ले, तो मान लेते हैं कि इनकी आय 8,000 है, 100 और 1000। चलो देखते हैं, यहाँ पर इनकी आय जो है 8,000 रुपये है। ये देखो, दिख रहा है, चमक रहा है बढ़िया से, मस्त से, मतलब दिख रहा है बढ़िया से भाई। ठीक है, इसी के लिए तो इतने दिन परेशान थे, ताकि वीडियोस की जो क्वालिटी हो स्क्रीन पर वो बेहतर आ सके। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मस्त से, बेहतर ढंग से। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर बेहतर लगे तो, ना लगे तो भी ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलो ए देश की और बी देश की बात कर लेते हैं। अब आप ये पूछेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि सबसे खुशहाल देश कौन सा होगा, सबसे अमीर देश कौन सा होगा, या सबसे बेहतर देश कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, तो बहुत से विद्यार्थी होंगे फटाक से टीक मारेंगे, सर ए वाला ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ए ही सही हो सकता है कि आपका बी सही हो जाए, यानी बी ज़्यादा खुशहाल देश हो जाए। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ए देश है, इस ए देश में, ठीक है, ए देश में, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए देश में 4 लोग हैं, 4 लोग कर लें, या फिर 3 लोग कर लें, या 5 लोग कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। चलो 4 लोगों को कर लेते हैं, तो 4 लोगों को कर लेते हैं या 5 लोगों को कर लेते हैं। चलो 5 लोग हैं, देखो 5 लोग हमने लिख दिया, 5 लोग, ओके। और यहाँ पर देखो हमने कर लिया ना, यहाँ पर 3 लोग, ये देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देश के पास 10,000 तो आ रहे हैं, 10,000 रुपये आमदनी हो रही है, बट यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, और यहाँ पर 8,000 आमदनी हो रही है, मतलब 2,000 कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर 3 ही लोग हैं। अब समझते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर पैसे का बंटवारा किया जाएगा, 10,000 का बंटवारा किया जाएगा, तो 5 लोगों में लगभग 2-2 हज़ार रुपये पर व्यक्ति को मिलेगा, 2,000 रुपये पर व्यक्ति। ये देखिए, तो प्रति व्यक्ति के हिस्से जो है वो 2,000 रुपये आएगा यहाँ से। समझ पा रहे हैं? देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर यानी एक व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बंटवारा किया जाता है तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, और यहाँ पर 8,000 रुपये। अब समझते हैं इसको, अगर हम 3 लोगों को यहाँ पर बांट ले तो लगभग 2 से तो कुछ ज़्यादा आएगा भाई, 2 से कुछ ज़्यादा का मतलब लगभग आपका कह सकते हैं 2,500 प्लस ही आएगा पर व्यक्ति। ध्यान में रखिएगा,
पर व्यक्ति जो यहाँ पर RS होगा, दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति RS, अच्छा ठीक है, ये प्लस में ही रहेगा, मतलब 2500 से यानी 2500 से कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति होगा, दिख रहा है कि नहीं भाई? चलो दिख रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर अब खुशहाल कौन? यहाँ पर एक व्यक्ति को 2500 रुपये लगभग मिल रहे हैं और यहाँ एक व्यक्ति को 2000 रुपये मिल रहा है। अब बताइए कौन व्यक्ति यानी कौन देश ज़्यादा अमीर हो सकता है, कहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे? अब बताओ भाई, अगर हम आय की बात कर रहे हैं भाई, देखो आय से ही तुलना कर रहे हैं। अभी हमने ये देखा था कि आय जिनके पास ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा धनी, ज़्यादा खुशहाल माने जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सच है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे इनकी पोल खोल रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, अब खुशहाल होने की बात अगर की जाएगी आय के आधार पर ही की जाए, तब आय के आधार पर अगर खुशहाल की बात की जाएगी तो ए तो कम खुशहाल होंगे बी की तुलना में, क्योंकि बी के व्यक्तियों के पास 2500 रुपये आ रहा है और यहाँ पर 2000 रुपये आ रहा है। समझ में आ रही है बात? होले होले समझ में आ रही है धीरे धीरे? तो यहाँ पर देखो, अब ये अगर इनकी बात की जाए तो इनके खुशहाल की बात की जाए तो ये देखो इनकी खुशहाल कम हो जाएगी और इनका जो खुशहालपन होगा तो यहाँ दिख रहेगा, ये देखो बढ़ गए, मतलब है ना? तो ये देखो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हेडिंग तो आपने जो लिखा है ऊपर लिखा है किसी देश की आय क्या होती है, तो उस देश के सभी निवासियों की जो आय है वही क्या है, उस देश की आय होती है। लेकिन सिर्फ आय के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये देखिए जनसंख्या को देखना चाहिए। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया और आया वो क्या, औसत आय। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, नई हेडिंग लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा औसत आय यहीं से निकल करके आएगी, तो इसीलिए औसत आय का कॉन्सेप्ट लाया गया। यानी पूरे विश्व में आज की अगर हम बात करें तो देखो भाई, पहले जो था, पहले की स्थिति ये थी कि जिस देश में ज़्यादा पैसा रहेगा मानते थे कि ये खुश रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। वहाँ पर उसको डिवाइड करके बांटा गया, देखा गया कि अच्छा कितना यानी कितना एक व्यक्ति के पास मुद्रा आएगी, एक व्यक्ति को कितना पैसा आमदनी होगा, उस आधार पर देखा गया और उसी को हम औसत आय कहते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने लिखा प्रति व्यक्ति, यही है प्रति व्यक्ति, यहाँ भी हमने प्रति व्यक्ति लिखा। तो प्रति व्यक्ति यहाँ पर तो 2000 आया और यहाँ पर प्रति व्यक्ति लगभग 2500 आया या 2500 प्लस ही आएगा। तो चलो इसके बाद हम यानी जस्ट लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट और लिखते हैं नई हेडिंग, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। जल्दी करें। चलो भाई, तो औसत आय की बात कर लेते हैं, यानी कौन सा देश ज़्यादा धनी है और कौन सा देश ज़्यादा विकसित होगा, इस आधार पर यानी आय के आधार पर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर ए देश है, ए देश था और बी देश की हमने बात की, एक देश के पास हमने 10,000 रुपये रखा ए देश के पास और वही बी देश के पास हमने 8,000 रुपये रखा। तो 8,000 रुपये को हमने 3 लोगों में डिवाइड किया और फिर हमने यहाँ पर जो 10,000 रुपये था इसको हमने 5 लोगों में डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय आई ए के पास, ध्यान में रखिएगा, ए के पास जो प्रति व्यक्ति आय आई वो लगभग 2,000 के करीब आई। और जबकि यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 3 लोगों में जब पैसे बांटे, यहाँ पर जो मुद्रा थी 8,000, 3 लोगों में हमने बांटा तो 2,500 के करीब लगभग प्रति व्यक्ति आय आई थी। इसी से निकलकर प्रति व्यक्ति आय की बात को ही यानी प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग औसत आय के नाम से जानते हैं। तो चलो एक हेडिंग लिख लेते हैं आप लोग, औसत आय। ठीक है, तो ये देखो भाई, हम लिखते हैं यहाँ पर औसत आय। भाई चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? बढ़िया से ये बताना है, आप केवल ये देख करके बताना आप लोग। चलो इसको बी हेडिंग बना लेते हैं ना, अभी हमने ए हेडिंग लिखा था तो इसको बी बना लेते हैं। तुलना करने की बात हो रही है तो तुलना करने के लिए हमने अभी ए हेडिंग बना करके देखा था कि कौन सा देश ज़्यादा सुखी होगा, किस देश का ज़्यादा विकास होगा, बढ़िया से विकास होगा, तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो अभी हमने मुद्रा के आधार पर देखा था, तो मुद्रा सिर्फ काम नहीं करती है बल्कि वहाँ पर परसेंट के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। चलो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ ही रखे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर औसत आय की बात हो रही है, पर परसेंट व्यक्ति की आय की बात हो रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मान लेते हैं कि देखो आज के दौर में ना जिस भी देश की जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है। इस बात को बखूबी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहाँ पर अभी समझने की कोशिश किया था कि ये ए है, ए कंट्री है, और ये बी कंट्री है। ये ए कंट्री में हमने देखा था कि एक 10,000 रुपये है, यहाँ पर हो गया भाई 6,000 और 10,000 रुपये। यहाँ पर हमने कर दिया 8,000 रुपये। ये देखिए यहाँ पर हमने RS कर दिया। यहाँ पर जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति यानी यहाँ पर 5 व्यक्ति थे, 5 लोग थे। ध्यान से सुनिएगा, पिछली चीज़ को नहीं बता रहे हैं, लेकिन रिलेटेड उसी से है, रिलेवेंस इसका इसी से है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लोग हैं इस आय में, यानी 10,000 की आय में 5 लोग हैं। और यहाँ पर जो आय है 8,000 की आय जो है, इसमें आपके 3 लोग हैं। ये देखो, तो हमने ये देखा, समझने की ये कोशिश किया कि भाई यहाँ पर आय ज़्यादा है तो हम सिर्फ इस आधार पर नहीं कह देंगे कि जिस देश के पास आय ज़्यादा होगी वही देश ज़्यादा विकास करेगा या वही देश ज़्यादा खुश रहेगा। ऐसा हम बिल्कुल भी अब नहीं कहेंगे। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बांटना शुरू करेंगे 5 लोगों में ये 10,000 तो 2-2 हज़ार पड़ेगा पर व्यक्ति। और यहाँ पर जो 8,000 रुपये है, इसको अगर हम बांटना शुरू करेंगे तो 3 व्यक्ति हैं, लगभग 2,500 के करीब पड़ जाएगा एक व्यक्ति को, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर औसत आय की बात की जा रही है, तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि औसत आय क्या है। यही देखो, यही चीज़ है औसत आय। तो औसत आय क्या है, तो हम बोलेंगे कि सर जिस देश में जितना आमदनी होता है, मतलब जितनी आय होती है, आमदनी नहीं बल्कि आय कहेंगे, तो जिस देश की जितनी आय होती है उस देश की जनसंख्या से उसी में भाग दे देते हैं। नहीं समझ में? फिर से समझते हैं, जिस देश की जितनी आय होगी उस देश की जनसंख्या को उसी आय में भाग दे देंगे। समझिए इधर, जैसे यहाँ पर ये ए देश है, हम बात कर रहे हैं भाई औसत आय की, समझिएगा ध्यान से अच्छे से। और ये बी देश है, ये देखो ये बी देश है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है औसत आय किससे कहते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज औसत आय, ठीक है, औसत आय क्या है, तो भाई देखो इसमें आप क्या करना, जितना जिस देश की आमदनी रहेगी यानी आय रहेगी, उसी देश की जितनी जनसंख्या होगी उसी से आप भाग दे देंगे। सुनते हैं यहाँ पर, समझते हैं। ये देखो 10,000 है, यहाँ पर 10,000 दिख रहा है, तो इस 10,000 रुपये में 100 हो गया भाई, 1,000 हो गया, और ये हो गया 10,000 रुपये। इस 10,000 रुपये में यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 5 लोग हैं, 5 है ना, दिख रहा है यहाँ पर 5 लोग हैं। तो इस 5 लोगों से डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना, तो जितना आएगा वही उस देश की आय होगी, यानी औसत आय होगी। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और उसके बाद हम लगा देंगे 000। ये देखिए सेकंड आएगा, 000 आ जाएगा, यानी ये हो गई RS। और इसी चीज़ को हम बोल रहे थे प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये है प्रति व्यक्ति आय। गॉट इट? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अब आपसे कोई ये पूछे कि किसी देश की औसत आय क्या होगी, तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सूत्र को याद रख लीजिए। सूत्र को ध्यान में रख लेंगे, उस देश की कुल आय में, उस देश की कुल आय में उस देश की जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। तो चलो आप लिख लेते हैं इसको। अब देखो आपको इसको समझना है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर रहने दें, इसको हम समझने के लिए यहाँ पर बात किए थे। अब देखते हैं, अब शब्दों में अगर हमें इसे लिखना हो तो हम शब्दों में लिख सकते हैं, किसी देश की औसत आय, किसी देश की औसत आय उस देश की कुल आय में, उस देश की कुल आय में उस देश की जनसंख्या से, की जनसंख्या से
की जनसंख्या से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर चलो प्राप्त होती है। तो गॉट इट भाई, यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को, जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा था अभी जस्ट पहले, अभी आरेख के माध्यम से, उसी चीज़ को, उसी बात को हमने यहाँ पर शब्दों में लिखा, सेंटेंस में लिखा। ठीक है, जैसे करके आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। चलो ये देखते हैं, चलो यहाँ पर बना देते हैं। अब आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं, अब आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। तो ये हो गया ए कंट्री है, ए देश है, और ये हमारा हो गया सॉरी बी कंट्री, बी देश। दिख तो रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने अभी देखा था 10,000 रुपये यहाँ पर आ रहा है पर ईयर, से हो गया 1000 और 10,000 रुपये है आय है कुल। देखिएगा देश की पूरी आय है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो देश की पूरी आय की बात हो रही है। यहाँ पर देश की आय पूरी इतनी है और इसमें 5 लोग हैं। जनसंख्या हम कर लेते हैं यहाँ पर, चलो जनसंख्या 5 लोग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमने 8,000 किया था, 8,000 RS यहाँ की ये आय है, और यहाँ पर जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या 3 लोग हैं। ये देखो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यानी ये जो पूरी आमदनी है, इसी आमदनी में देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ए के लिए, दिख रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, चलो यहाँ पर बनाते हैं ना, तो इधर लिख लेते हैं ए के लिए। यहाँ से हम बात कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये अलग चीज़ है। तो इसी के नीचे जो एग्जांपल लिख रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। ठीक, ए के लिए करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या। यानी कहीं कहीं किताबों में हो सकता है देश की कुल आय और बट्टे देश के कुल निवासियों की संख्या या देश की कुल जनसंख्या, ऐसी इस तरीके से हो सकता है, तो वो आप चीज़ें समझ लीजिएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाई देख लीजिए कुल आय कितनी है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर अगर हम लगा लें, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 10,000 और 10,000 बट्टे, अब ये हो गया 5 लोग। जितना निकल करके आएगा वही प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा आगे, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिखें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी के लिए, चलो देखो भाई, ये समझाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से बताया जा रहा है ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बी के लिए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ होगा, कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या। तो भाई हो क्या जाएगा, आपको पता है कि अगर हम इतना करेंगे तो निकल करके हमारा आ जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा, आप कह सकते हैं औसत आय। ये देखो औसत आय, तो ये हो गया आपका फार्मूला भाई, ये आप ना, ये फार्मूला हो गया, ये देखो ये फार्मूला हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख लीजिएगा कुल आय 8,000 और कुल जनसंख्या 3 लोग हैं तो 3 रख लेंगे, फिर बराबर से आ जाएगा, औसत आय आ जाएगी इस देश की। तो समझने की कोशिश करिएगा भाई। यहाँ पर अगर अब आपसे कोई ये पूछेगा कि औसत आय क्या है सर, तो आप बता सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब आप बता लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और नीचे शायद आप लोगों को कम दिख रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, तो हाँ आपको बता दें कि यहाँ पर आप लोगों को कम दिख रहा है, यहाँ पर तो ये जो कम दिख रहा है यहाँ पर 10,000 है, और इसके नीचे 5 लिखा गया है जो कि दिख नहीं रहा है, तो बट्टे 5 है, और यहाँ पर ए देश है, ये आप लोग लिखे ही है। तो भाई इस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
और बाकी ऊपर तो दिख ही रहा है। तो आप इसका क्या करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बताते हैं। जल्दी करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, तभी आपको आगे चल करके हम बता पाएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में यानी इसी लाइन में इसी चीज़ों में हम बताएंगे, आपको ध्यान में रखिएगा। चलो, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखें, इसी औसत आय को, सुनिएगा ध्यान से, इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, क्योंकि यही चीज़ तो हमने यहाँ पर निकाला था, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसी औसत आय को हम प्रति व्यक्ति नाम से भी जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक पॉइंट। देखो यहाँ पर आप लोग इतना लिख चुके होंगे, इसको क्या कर दें, मिटा दें, इरेज कर दें, तब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलो इसको मिटाते हैं और फिर आगे लिखते हैं। तो चलो दोस्तों, हमने यहाँ पर मिटा रखा है अपना वो जो उदाहरण था, उस उदाहरण को मिटाने के बाद अब हम लोग यही से समझते हैं। कंटिन्यू, आप लिख सकते हैं इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताओ, आपने तो मिटा करके यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया, तो हम लोग कहाँ लिखे? तो भाई आप लोग कुछ भी मत करिए, जहाँ पर आपने उदाहरण लिखा था, जहाँ पे आपने चित्र को बनाया, आरेख को बनाया, उसके नीचे लिखिए, उसी के नीचे आप लिखिए कि औसत व्यक्ति यानी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। बस इतना ही लिखना है, आपको कुछ भी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं, यानी कह नहीं सकते बल्कि कहा जाता है। चलो एक बात करते हैं यहाँ पर इसी चीज़ में, देखो भाई इसी टॉपिक में ध्यान से सुनिएगा। विश्व बैंक की हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। विश्व बैंक आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो देखो भाई विश्व बैंक, ये देखो विश्व बैंक, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं वर्ल्ड बैंक। ये देखो हम विश्व बैंक की बात कर रहे हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में रिपोर्ट निकाला था, यानी 2017 में, ध्यान से सुनिएगा, विश्व बैंक ने हाल ही में यानी अपना एक रिपोर्ट निकाला जिसको विश्व विकास रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, विश्व बैंक एक रिपोर्ट निकालती है जिसको विश्व विकास रिपोर्ट कहा जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि विश्व बैंक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके विश्व विकास रिपोर्ट, चलो ठीक है रिपोर्ट ही लिखते हैं। तो ये तो होगी भाई हमारा, यानी यहाँ पर जो सूचकांक है या जो औसत है वो हमने अंग्रेजी लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ल्ड, दिख रहा है? ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट दिखेगा, ठीक है, डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार ये देखिएगा। देखो भाई आप ध्यान से सुनिएगा, विश्व विकास जो विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है देशों के बीच तुलना करने के लिए, और वो जो विश्व बैंक देशों के बीच में तुलना करता है वह औसत आय के आधार पर तुलना करता है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ पर, सुनिएगा, कि विश्व बैंक जो विकसित या विकासशील देशों के बीच में रिपोर्ट निकालता है विकास के आधार पर, वो किस आधार पर निकालता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि औसत आय के आधार पर रिपोर्ट निकाला जाता है विश्व बैंक के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए विश्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया, वैसे तो बहुत पहले से जारी करता है, लेकिन 2017 में इसने जब रिपोर्ट जारी किया तो 2017 में इसने कहा कि जिस देश के पास औसत आय, ध्यान से सुनिएगा, जिस देश के पास औसत आय यूएस, यानी औसत आय की बात कर रहा है, यूएस डॉलर में बात कर रहा है, ठीक है, तो जिस देश के पास औसत आय
$56 होगा उसे हम विकसित देश मानेंगे। फिर से सुनिएगा, तो यहाँ पर इसने कहा, देखिए 2000 दिख रहा है, चलो हम इसके आगे लिख रहे हैं भाई, यहाँ अनुसार के आगे लिखा जा रहा है। तो 2017 में यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2017 में जो रिपोर्ट निकाला उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय यूएस, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, तो यूएस डॉलर, यह देखो ऐसे ही लिखा जाता है, यूएस डॉलर 12,056, ये 5 है, या तो इतना रहे 12,056 यानी $12,056 रहे, या इससे ज़्यादा होगा किसी देश के पास तो वह विकसित देश होगा। ध्यान में रखें, इसके बराबर रहेगा या इससे ज़्यादा होगा। देखो इसके बराबर, चलो आप लोगों को, हमको लगता है ना, तो यहाँ से भाई इस चीज़ को मिटाते हैं तब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम यहाँ पर विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, फटाक से मिटाइएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं ना, तो इसको मिटा देते हैं। प्रति व्यक्ति आय की ही बात हो रही है। चलो, तो हम विश्व बैंक की बात कर रहे हैं। विश्व बैंक भी औसत व्यक्ति या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही रिपोर्ट निकालता है, और ये आय के आधार पर रिपोर्ट जब निकालता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो जिसका ज़्यादा होता है उसी को धनी माना जाता है, उसी को विकसित माना जाता है, उसी को विकासशील माना जाता है, और जिसका कम होता है उसको अविकसित माना जाता है या अल्प विकसित माना जाता है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। चलो हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, अनुसार इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए बेहतर ढंग से, नहीं तो आप लोग ना डाउट में पड़ जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ लिखते हैं। तो ये देखो हमने ये इसको लिखा ही था। यहाँ देखो अनुसार के हम ऊपर चल रहे हैं, दिख रहा है, तो हम इसके अनुसार के ऊपर चल रहे हैं। देखो यहाँ आगे, ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर लिख रहे हैं भाई, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब इतना पूरा मिटाएंगे तो फिर से लिखेंगे, सेंटेंस देर हो जाएगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर समझते हैं। तो इसके अनुसार 2017 में, चलो यहाँ भी अब मिटा देते हैं, तुलना को बड़ी देर से लिखा गया था। तो यहाँ लिखते हैं 2017 में प्रति व्यक्ति आय, या ध्यान में रखिएगा प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसत आय के नाम से जानते हैं, जो कि अभी आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि सर आप ना औसत आय को भी जान लो, प्रति व्यक्ति आय को भी जान लो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 2017 में प्रति व्यक्ति आय इसने जो निर्धारित किया, और मतलब विकसित देशों के लिए इसने कहा यूएस में डॉलर के हिसाब से जिस व्यक्ति यानी औसत व्यक्ति के पास 12,056, ये देखो, ठीक है, इतना मुद्रा होगी, इतनी आय होगी, तो इसके मतलब इसके बराबर या ज़्यादा, दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बराबर होगा, यानी $12,056 के बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा होगा, तो वो देश होगा, तो वो देश विकसित होगा। ये देखो अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो विकसित देश कौन होगा? विकसित देश वो होगा जिसके पास $12,056 से अधिक होगा। एक साल की बात हो रही है, जो आय है ध्यान में रखिएगा, औसत आय एक साल के ही अंदर क्या निकाला जाएगा, इस बात को बखूबी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। औसत आय जो है एक ही साल के अंदर की बात की निकाली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये ही हर समय चलता रहेगा, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, यानी जब तक रहेगा तब तक रहेगा। तो एक साल में अगर कोई व्यक्ति इतना कमा लेता है, एक साल में, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर में इतना कमा ले, नहीं, एक साल में अगर कोई व्यक्ति इतना कमा लेता है तो वो विकसित देश के अंतर्गत आ जाएगा। अगर एक देश इतना कमा लेता है प्रति व्यक्ति की आय, मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो वो विकसित देश होगा। और अगर नहीं कमा पाता है तो वो विकसित देश नहीं होगा। और आगे कहा, तथा जो देश प्रति व्यक्ति
तथा जो देश प्रति व्यक्ति यूएस इधर लिखते हैं भाई यूएस डॉलर 900, ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा हो सकता है कुछ करप्ट हो जाए, बट ठीक है 995, ये देखो तो 995 होगा प्रति व्यक्ति आय। यूएस डॉलर 995 होगा, वह अल्प विकसित या अविकसित कहलाता है, हमने लिख दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भारत कहाँ है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना आता है, हम इसकी बात यानी ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ भाई कि भारत क्या यहाँ पर है विकसित में? नहीं, ना तो भारत विकसित में है और ना ही भारत अल्प विकसित में है, भारत दोनों के बीच में है, ठीक है। तो भारत कहाँ है? दोनों के बीच में है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो भारत है, भारत की जो आमदनी है यानी भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो $995 से ज़्यादा है, $995 से ज़्यादा है प्रति व्यक्ति। एक साल की बात हो रही है ना, तो एक साल में जो भारत की स्थिति है वो 995 से ज़्यादा है, लेकिन 12,056 से कम है। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो लिखते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय आय 1850 के करीब है, तो सॉरी 1820, प्रति व्यक्ति आय $1820 है। ये देखिए ये 2017 की रिपोर्ट है, इसलिए भारत ना तो विकसित में है और ना ही अल्प विकसित में है, बल्कि विकासशील में है। गॉट इट? तो हमें लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं खटाक से। चलो अभी देखो हमने क्या बात की भाई, पहले तो ये बात कर रखी थी कि जिस देश के पास ज़्यादा मुद्रा रहेगा वो देश ज़्यादा धनी रहेगा, ज़्यादा खुश रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को भी हमें देखनी चाहिए कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, क्योंकि उसी हिसाब से तो वहाँ पर पैसे भी तो बटेंगे सब लोगों में। तो इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सबसे पहले तो आय में कुछ कमियाँ आ गई। आय के सिर्फ आय के आधार पर हम देश को खुशहाल और देश को अखुशहाल या दुख में नहीं कह सकते जब तक कि हम औसत आय को ना देखें। लेकिन रुकिएगा यहीं पर, एक बात को और ध्यान रखिएगा, यहीं पर सुनते चलिए, इसके बाद हम आगे लिखेंगे औसत आय में भी कुछ गड़बड़ी होगी। सिर्फ औसत आय के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देश को खुश नहीं कह सकते। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि औसत आय में कमियां क्या हैं। तो पहले इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे, औसत आय की कमी देखते हैं, ठीक है। तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम लोग हेडिंग लिखेंगे अब औसत आय की कमियां। सो दोस्तों आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं, यानी हम लोग हेडिंग लिखेंगे औसत आय में कमियां, ठीक है, औसत आय की कमियां। तो हेडिंग लिखिएगा औसत आय की कमियां। ये देखो भाई ध्यान से समझिएगा। वैसे आपको बताएं तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो हमने आपको बार बार समझाने की कोशिश की, बार बार कहने की ये कोशिश किया है कि जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी की हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि हम अपने घर से लेकर के आ रहे हैं और आपको चिपका दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस समझने की चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से किताब को समझते हैं, कितना बेहतरीन ढंग से आप समझ पाते हैं, तभी तो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई औसत आय की कमियां। अच्छा आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोग पहले तो ये मुझे बता दीजिएगा कि अब क्वालिटी कैसी है। अगर ठीक क्वालिटी हो तो कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दीजिएगा, सर अब ठीक है।
और अगर ना ठीक हो तो फिर बोलिएगा। लेकिन अच्छा, आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि सर इस बार बोलेंगे ना कि कम ठीक है या नहीं ठीक है तो आप वीडियो बनाना बंद ही कर दोगे। नहीं भाई, बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा और सुधारेंगे, लेकिन डेली वीडियो आपको जिस टाइप से इस समय मिल रहा है, जितनी क्वालिटी में आपको मिल रही है, इस क्वालिटी में आपको तो वीडियो अब डेली मिलेगी। आप इसके लिए टेंशन वंशन ना लेंगे। ओके, तो चलो भाई यहाँ देखते हैं, हम औसत आय की कमियों की बात कर लेते हैं। ये कमी कहाँ है देखते हैं, समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से औसत आय में कमी को हम समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं कि फिर से हम उसी एग्जांपल को लें, ये एक ए देश है, ए देश, थोड़ा गौर से देखिएगा भाई, समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपका बी देश है, ठीक है, दिख रहा है, चमक भी रहा है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वीडियोस में कुछ कमी उम्मीद रह जाए तो बोलिएगा ज़रूर, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि बढ़िया आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। तो यहाँ पर है ए देश और है ये बी देश। चलो बताते हैं, आप लोग बताइएगा मुझसे। हम अगर मान ले कि यहीं पर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चलो हम एक बात मान लेते हैं कि यहाँ पर इनके पास लगभग 50,000 रुपये है और इनके पास भी 50,000 रुपये। चलो दोनों लोगों को हम 50,000 रुपये दे देते हैं। अभी तो हमने पिछले यानी इसके पहले जो हेडिंग देखा था उसमें किसी एक देश को हमने 10,000 रुपये दिया था और किसी एक देश को हमने 8,000 रुपये दे करके समझने की कोशिश किया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, दोनों लोगों को बराबर मुद्रा देते हैं या बराबर आय देते हैं। चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 50,000 है, 100 हो गया, और ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। तो भाई ये हो गया 50,000। थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। RS हो गया, दिख रहा है। और यहाँ पर हो गया ये 50,000, 100,000, और ये हो गया 10,000 RS। चलो यहाँ पर मान लेते हैं ना कि फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है कितने लोग, यानी ये आय है पूरा और यहाँ भी आय है पूरा। ये देखिए यहाँ पर 5 लोग हैं और यहाँ पर 5 लोग हैं। अब तो मामला हो गया गड़बड़। अब यही समझना होगा, यही आपको समझ में भी आएगा कि औसत आय में कमी कहाँ है। ध्यान से सुनिएगा बखूबी, यानी अच्छे से लिखना बंद कर दीजिएगा, पेन और कॉपी रख दीजिएगा। इसके बाद जब हम बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख लेंगे, चलेगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये औसत आय में कमी कहाँ हो रही है। जबकि यहाँ भी 50,000 है, यहाँ भी 50,000 है, यहाँ भी 5 लोग हैं, यहाँ भी 5 लोग हैं, तो फिर कमी कैसे होगी। जी हाँ, इसी को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि औसत आय में कमी कैसे दिखाई देती है। अब यहाँ पर औसत आय को अगर हम देखेंगे तो मान लेंगे ये भी कि अगर औसत आय में कमी हुई तो इसका मतलब कि ये देश भी खुशहाल नहीं होंगे। चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर 5 लोग और यहाँ पर भी 5 लोग। हम मान लेते हैं कि ए देश के पास, ठीक है, ए देश के पास चलो 5 लोग हैं तो इनको 5 लोगों को डिवाइड कर देते हैं। इधर लिखें, दिखेगा ना भाई, इधर लिखेंगे तो दिखेगा। चलो यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं लोग, यहाँ लिखते हैं आय, ठीक है, और चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति, ये 1 लिखा हमने तो इसका मतलब पहला व्यक्ति है। 2 लिखेंगे दूसरा व्यक्ति, 3 लिखेंगे तीसरा व्यक्ति। तो 1 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, 3 4 और 1 5। आई थिंक यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने इस व्यक्ति को आय जो दिया, इस व्यक्ति का है 9,500 रुपये, इस व्यक्ति की आय जो है वो है 10,500 रुपये, इकाई दहाई 100,000 10। ठीक है भाई, मेरी गणित तो थोड़ी सी कमज़ोर है ना, तो क्या करें, गणित थोड़ी सी कमज़ोर, क्या बहुत कमज़ोर है भाई, बेहद कमज़ोर है, बेहद वीक है। इसलिए गणित कभी हमें समझ में नहीं आती और हम गणित पढ़ते भी नहीं थोड़ा। लेकिन आप लोगों का मुझे पता है कि आप लोगों की गणित अच्छी है, तो आप लोग अच्छे से दिमाग लगा करके पढ़ा करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है 9,500, 10,500, तीसरे में हम लोग लिखते हैं 9,800, इस तीसरे व्यक्ति को 9,800 दे दिया जाता है, 800 हो गया।
ठीक है, ठीक है। और चौथे व्यक्ति को हम लोग दे देते हैं 10,000, इसको दे दीजिए 10,000, 6,000 और इसको दे दीजिए 10,000। पांचवें व्यक्ति को आप दे सकते हैं 10,200। चलो ये देखिएगा, एक व्यक्ति के पास यानी एक व्यक्ति इतना आय कमा लेता है। ध्यान रखिएगा, ये ए देश में है, देश का नाम ए है, और ए देश में जो व्यक्ति है 5 व्यक्ति है। पांचों व्यक्ति में पहला व्यक्ति 9,500 रुपये कमाता है, 1 साल की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति 9,500 रुपये कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 10,500 रुपये कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 9,800 रुपये कमा रहा है। इस तरीके से कमा रहे हैं। आप लोगों को पता भी है, हमें भी पता है कि देश में सभी लोगों की आमदनी एक बराबर नहीं हो सकती है, और एक बराबर है भी नहीं सभी लोगों की आमदनी। तो यहाँ पर देखें, हम बी की बात कर लेते हैं, बी में कौन कितना कमा रहा है। तो भाई हम बी को थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बी देश को बना लेते हैं, ठीक है, बी देश। ये देखो भाई बी देश है, और बी देश में अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमने कहा 50,000 रुपये है, 6,000, 10,000, 50,000 रुपये आर्या से, ठीक है, ये आय है इसकी, ये भी सही है, और 5 लोग हैं, चलो ये भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए के लिए लिखा, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ए देश के लिए ये बात हो रही है, आप यहाँ पर कर सकते हैं ए देश के लिए, ए देश में, चलिए ऐसे बना लीजिएगा भाई, ए देश में। तो ए देश में स्थितियाँ यही है, ठीक है, ये ए देश में है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी देश में, गॉट इट। तो बी देश में देखिएगा भाई, तो बी देश में हम क्या करते हैं ना, फिर से नंबरिंग 1 2 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं लोग, और यहाँ पर रख लेते हैं आय, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भाई लोग और आय है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 5 दिख रहा है। चलो यहाँ तक बढ़िया दिख रहा है। मान लेते हैं कि ये पहले व्यक्ति के पास 500 रुपये है यहाँ पर, या फिर 5,000 कर लेते हैं ना, नहीं 500 रुपये ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले व्यक्ति के पास 500 रुपये है, या 5,000 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है, ठीक है। तो 500 रुपये कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी आमदनी जो है 500 रुपये है, इसकी आमदनी जो है वो भी 500 रुपये है, इसकी आमदनी जो है वो भी 500 रुपये है, ठीक है, इसकी आमदनी है वो भी 500 रुपये है। देखो भाई, मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी डेटा रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बाकी सारी चीज़ों की झंझट आपको नहीं होगी, ठीक है। और ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये कॉन्सेप्ट समझना था आपको, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देखते हैं, आप मान लेते हैं कि ये 5वें व्यक्ति के पास 48,000 रुपये, 48 100 हो गया 1000, और ये 10,000। चलो सर भाई गिन लेते हैं, मेरी गाड़ी थोड़ी सी कमज़ोर है इसलिए फिर से इसको गिन लेते हैं, 21 2 100 1000 10,000, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये 50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 1,000 रुपये ये हो गया, 1,000 रुपये ये हो गया, 2,000 हो गए, और ये 48, तो 48 तो 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ भी 50,000 रुपये है। मैंने भाई कैलकुलेट कर रखा था, वैसे मुझे तो आता नहीं, लेकिन मैं क्या किया था कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके ना 4 घंटे तक सिर्फ इसी को जोड़ा था, तब जा करके मुझे आया था, और वो भी कई लोगों से मैंने पूछ करके जोड़ा था। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की, मुझे पता है कि गणित बेहतर है, अच्छी है, इसलिए आप लोगों को पता होगा। सो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताओ, मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि आप किस देश में रहना पसंद करेंगे, सोच करके बताइएगा, थोड़ा ध्यान से सोच करके बताइएगा कि आप किस देश में रहना पसंद करेंगे, ए देश में या फिर बी देश में। किस देश में आप रहेंगे ये बताइए मुझे जल्दी से, फटाक से। ए देश में रहेंगे या फिर बी देश में रहेंगे, किस देश में आप रहना पसंद करेंगे? चलिए जल्दी जल्दी बोल दीजिए, जल्दी से आप बोल सकते हैं किस देश में रहना पसंद करेंगे। चलिए, कई लोग ये बोलेंगे कि सर हम ना बी देश में रहेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 48,000 रुपये मिल रहा है, और यहाँ तो कहीं भी 48,000 नहीं है, 9,000 8,000 8,000 7,000 5,000 6,000 8,000 9,000 10,000 12,000 ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर देखो बी देश में 48,000 रुपये है, तो हम यहाँ रहना शुरू करेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए रुकिएगा। आप ये बताइए मुझे, अगर यही चीज़ आपको लकी ड्रॉ से निकाला जाए और कहा जाए कि देखो भाई लकी ड्रॉ से, यानी हम कूपन के माध्यम से निकालते हैं, जिस कूपन में यानी ए और बी डालते हैं, आप उसमें से एक पर्ची उठाइएगा, अगर आपको आ जाएगा कि आपकी आमदनी, चलिए ऐसे हम मान लेते हैं, समझिएगा,
चलो यहाँ पर हमने एक कूपन रखा, ये एक डब्बा रख दिया, इसमें हम कूपन रखने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक पर्ची पर हमने लिखा 500 रुपये, दूसरे पर लिखा हमने 800 रुपये, और तीसरे पर हमने लिखा 500 रुपये, चौथे पर हमने लिखा 600 रुपये। ठीक है, और एक कूपन पर हमने जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर 48,000 रुपीज़। सही हो गया 1000, 10,000, चलो 48,000 रुपये। यहाँ पर कूपन लिखा गया है, यानी हर पर्ची पर, यानी सभी पर्चियों पर, कुछ पर्ची पर 500 रुपये, कुछ पर्ची पर 800 रुपये, और कुछ पर्ची पर, या एक पर्ची पर 500 रुपये, एक पर्ची पर 800, दूसरे पर 500, फिर तीसरे पर 600, और चौथे मतलब अगले पर 48,000। इस तरीके से लिखा गया है। और आपसे कहा जाएगा कि जिस पर्ची को निकालोगे आप ना, उतनी ही आमदनी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको डर रहेगा कि कहीं आप 500 रुपये वाला पर्ची ना निकाल लें, क्योंकि अगर 500 रुपये वाली पर्ची निकली ना, तो एक साल आपको इसी 500 रुपये में अपना गुजर बसर करना है। आप सोच करके बताओ क्या कर लेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा 500 रुपये में अपना गुजर बसर। तो यहाँ पर अगर 500 रुपये यानी पर्ची निकालने की बात आएगी, तो ऐसे में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो अब यहाँ पर तो इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना, टॉपिक को मिटा सकते हैं, तो यहाँ पर मिटा करके बनाते हैं। आप बताना, ठीक है, आप बताइएगा कि यहाँ पर हमने, चलो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, एक में हमने लिख दिया 10,000, सही हो गया 1000, और ये हो गया 10,000, ये 10,000 RS हो गया। हमने एक में लिखा 12,000 RS, 6,000 10,000, ठीक है 6,000 10,000, ठीक है। हमने एक में लिख दिया 9,500 रुपये RS, ठीक है। हमने एक में लिख दिया, फिर चलो यहाँ पर लिख देते हैं 11,000, 6,000 10,000, चलो ऐसे ही लिख दिया हमने कूपन में। अब बताओ आप कहाँ से कूपन उठाएंगे? वैसे तो हमने कहा कि अगर आपको चूज करना है कि किस देश में रहना पसंद करेंगे, तो आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि बी देश में रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर कूपन के माध्यम से कहा जाएगा कि अगर आप बी देश में रहोगे या किसी भी इन दोनों देशों में किसी भी देश में रहना पसंद करोगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ऑप्शन, आप किस देश में रहेंगे, लेकिन जिस भी देश में रहेंगे उस देश में आपको कूपन के माध्यम से आमदनी दी जाएगी। यानी आपको एक कूपन निकालना पड़ेगा, उस कूपन में जितना लिखा रहेगा उतनी ही आमदनी आपको, यानी उतना ही मुद्रा या उतने ही पैसे आपको एक साल में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? अब आपको ये लगेगा कि अगर यार मैंने इस देश में रहा, मान लेते हैं, चलो इस देश को हम मान लेते हैं कि बी देश है, वही चीज़ मानते हैं भाई जैसा यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है बी देश है, और ये हमारा ए देश है, ये देखो ए देश है। अब बताओ अगर कूपन के माध्यम से यहाँ निकालना होगा तो आपको डर रहेगा कि यार कहीं 500 वाली पर्ची ना निकल जाए, 800 वाली पर्ची ना निकल जाए, भाई फिर 500 या 600 वाली पर्ची ना निकल जाए, नहीं तो पूरी वाट लग जाएगी लाइफ की, आप लाइफ इतने में बिता नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर उसकी तुलना में तो ज़्यादा है ना, 2 गुना है, ध्यान से समझिएगा, लगभग 2 गुना है या 2 गुना से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब अगर ऐसी बात आएगी कूपन के माध्यम से अगर हमें आय दिया जाएगा, हम चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे, तो ध्यान रखें ज़्यादातर लोग यहाँ जाना पसंद करेंगे। मैं तो यहाँ जाना पसंद करूँगा, यानी ए देश में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई भी कूपन निकाला तो कम से कम यहाँ से तो बेटर रहूँगा ना। मुझे ये पता है कि मैं अगर कोई भी कूपन निकाल दूंगा ए देश से तो मुझे यहाँ से तो बेटर ही मिल सकता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डर रहेगा, एक ही बार आपको चांस मिलेगा कि 48,000, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, सोच करके देखिए। और इतना आसान भी नहीं है कि आप 48,000 वाला, आप तो ऐसा है नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं कि चश्मा लगाए और दीवार के पीछे दिख रहा है, आपने देखा कि अच्छा उस पर्ची पर क्या लिखा गया, आप उसी पर्ची को निकाल लिए, है ना। आप मिस्टर इंडिया थोड़ी है, आप अनिल कपूर थोड़ी है कि मिस्टर इंडिया की तरह आप चश्मा लगाए और आपने देखा कि अच्छा अंदर किस पर्ची पर 48,000 लिखा है, आप उसी पर्ची को निकाल लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, अगर बात की जाए, देखिए अब यहाँ पर अगर औसत आय की बात की जाए तो यहाँ पर तो यानी दोनों लोगों की आय बराबर थी, दोनों देशों की आय बराबर है। और अगर दोनों देशों में आय का वितरण किया जाएगा, औसत आय देखा जाएगा, तो दोनों देशों में औसत आय भी बराबर है। सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर औसत आय की बात
बात की जाएगी तो 5,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये सभी 5 व्यक्तियों को मिलेगा बी देश में, और यहाँ भी 10,000 रुपये सभी ए देश के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, यहाँ भी सभी लोगों को ए देश में 10,000 रुपये मिलेगा 5 व्यक्तियों को। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए औसत आय भी तो वही होगा। औसत आय कैसे निकलता है, जितनी जनसंख्या रहेगी उसी से हम भाग दे देंगे जो हमारे पास आय होगी। यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 लोगों से 50,000 में भाग दे दीजिए तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ भी 5 लोग हैं, जो जनसंख्या है इसी से भाग दे दीजिए 50,000 में, तो जितना आएगा उतने ही औसत आय है। और औसत आय तो यही निकलता है, यानी औसत आय दोनों में समान है, लेकिन औसत आय में देखो ये कमियाँ दिखती हैं, यानी वहाँ पर मामला ये है, आप ये कह सकते हैं कि अच्छा सर इसका मतलब औसत आय से भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा देश ज़्यादा खुश होगा और कौन सा देश ज़्यादा खुश नहीं होगा। अब एक बात बताइए आप लोग मुझे, यहाँ पर ए देश में लोगों को 9,000, 10,000, 9,000, 10,000, 10,000 इस टाइप से लगभग मुद्रा मिल रही है, और यहाँ पर 5,000, 500, 500, 500, 500 ऐसे मिल रहा है। अब बताओ मुझे कौन से देश के लोग ज़्यादा खुश होंगे यहाँ पर, यानी अगर बी देश की हम बात करें तो बी देश में सिर्फ एक व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति खुश होगा, ये 5वां व्यक्ति खुश होगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है, तो ये व्यक्ति खुश होगा, और बाकी सभी ये जो चारों हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिएगा, ये चारों जो हैं ये निराश होंगे, ये उदास होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग लगभग समान खुश होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सभी लोग समान खुश हैं, ये लोग समान खुश रहेंगे, ठीक है। तो बी देश में, यानी बी देश के लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, अच्छा खुश रहेंगे, यानी सभी लोग खुश होंगे, जबकि यहाँ पर ए देश में ए देश में सभी लोग खुश होंगे, जबकि बी देश में एक ही व्यक्ति खुश होगा, बाकी और कोई खुश नहीं होगा। बात गल्ले गल्ले पड़ रही है। तो औसत आय में भी कमियां हैं। अगर औसत आय से हम किसी देश को खुश और दुखी की बात करेंगे कि कौन सा देश ज़्यादा खुश होगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमें ये देखना होगा कि आय जो था ना, जो 50,000 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी बंटवारा कितने कितने लोगों में कितना कितना है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसके पास बंटवारा लगभग ठीक है, लेकिन इनके पास बंटवारे में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए यहाँ के लोग खुश नहीं हो सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है औसत आय की कमियाँ। हमने जो हेडिंग लिखा था, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसके लिए कुछ शब्द लिखते हैं। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ये समझ में आना चाहिए भाई कि मैंने ये कहा, कूपन के माध्यम से अगर आपको कहा जाएगा तो आपको डर रहेगा कि हाँ कहीं 500 की कूपन ना निकल जाए, नहीं तो पूरी लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी। जबकि यहाँ पर एक रहेगा कि चलो कोई भी कूपन निकालेंगे, 1,500 रुपये का फ़र्क होगा, बाकी दिक्कत नहीं होगी, हम सभी लोग समान होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी हेडिंग को और समझाएंगे। इसके बाद फिर आज की ये वीडियोस लेक्चर समाप्त करेंगे। और आज वैसे भी टॉपिक काफ़ी बड़ी होती जा रही है, और चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलो दोस्तों, सो लिखते हैं हम लोग इसके, यानी औसत आय की कमियों को शब्दों में लिख लेते हैं। शब्दों में किस प्रकार से इसे लिखा जाना चाहिए ताकि बेहतर हो, तो आप लिख सकते हैं कि यद्यपि, ध्यान में रखिएगा, हम एनसीईआरटी के ही शब्द को लिखाएंगे, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन करेंगे, कुछ संशोधन करेंगे, जिससे टॉपिक और मज़ेदार हो जाए और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो लिखिएगा, यद्यपि औसत आय, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु, ठीक है ठीक है ठीक है खेसारी लाल, ठीक है अरे मैं, चलो भाई ठीक है। अच्छा एक बात को और बता दें कि देखिए, हमने एक नया प्रयोग करना शुरू किया था जो कि सफल नहीं हुआ, उसमें बहुत सारा टाइम लग गया था, और इसलिए बीच में आपको काफ़ी दिनों से हमने वीडियोस लेक्चर उपलब्ध नहीं करा पाए। सो अब ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, मतलब ये हम जो प्रयोग कर रहे थे वो प्रयोग अभी नहीं होगा, बट आगे चल करके जब ऑफलाइन कोचिंगें चलने लगेंगी, संस्थान चलने लगेंगे, तो वहाँ पर उस समय हम ज़रूर उस प्रयोग को करेंगे, ताकि तब सफल होगा। तो या फिर कुछ दिन के लिए अगर वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तभी आप लोगों में से कई लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि वो लोग ऑफलाइन में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु यह आय के वितरण को
यह आय के वितरण को, यह आय के वितरण को, ठीक है दिख रहा है, तो यह आय के वितरण को छिपा देता है या छुपा देता है। चलो भाई, आप लोग छुपा देता है या छिपा देता है, आप कैसे लिखना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। छुपा देता है, तो ये हो गया। अब देखो, आय के वितरण को छिपा दिया था नहीं, हमने अभी बात की थी कि यानी जैसे अगर यहाँ पर ए देश में 50,000 है, यहाँ पर अगर इसके पास 50,000 है, ये देखो, तो 100 हो गया, 1000, 10,000। और बी देश के पास भी अगर हमने 50,000 मान लिया, ये बी देश है, थोड़ा जल्दी से देखते हैं क्योंकि इसको हम लोग देख भी रखे हैं। तो यहाँ पर 50,000 RS है और यहाँ पर भी 50,000 है, 100,000, 10,000, ठीक है, 50,000 RS है। यहाँ पर 5 लोग हैं, तो यहाँ भी 5 लोग हैं। तो भाई यहाँ पर जनसंख्या जो होगी उसी जनसंख्या से जितनी आय है उसमें हम भाग दे देंगे, तो जितना निकल करके आएगा वही औसत आय होगी। तो यहाँ पर 5 लोग हैं, इसमें भाग देंगे 50,000 में तो उतना ही आएगा। यहाँ भी 5 लोग हैं और 50,000 में भाग देंगे तो उतना ही आएगा। तो यानी यहाँ पर औसत आय तो बराबर आएगी, दोनों में औसत आय आएगी बराबर। लेकिन अभी हमने देखा कि आय का वितरण यहाँ पर सभी लोगों को 500 रुपये मिले थे, एक व्यक्ति को 48,000 रुपये मिला था, जबकि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को लगभग थोड़ा बहुत बराबर मिल गया था, थोड़े बहुत अंतर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि औसत आय, यद्यपि औसत आय जो है वो तुलना करने के लिए कि कौन सा देश ज़्यादा विकासशील है और कौन सा देश कम विकासशील है, या कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, कौन सा देश कम विकसित है, इसके लिए बेहतर तो है, लेकिन परंतु उसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसा कि हमने देख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को हमने यहीं पर शब्दों में लिखा है, तो आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं। और चलो, शब्दों में अगर आप लोग लिख लिए होंगे ना, तो भाई मेरे इसको हम बढ़ा करके आप क्या करते हैं, हम अगली हेडिंग पर आते हैं। अभी तक हमने आय की तुलना के बारे में बात की थी, तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। चलो, अगली हेडिंग लिखिएगा आप लोग, बेहतर हेडिंग होगा। अच्छा, ये बताइएगा तो लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को, बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई देखो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, इसीलिए यार मेरी जो जिज्ञासाएं होती है ना तो वो कम हो जाती हैं। चलो, मतलब उत्साह जो होता है मेरा कम हो जाता है। तो अगली हेडिंग लिखिएगा, विकास के लिए, विकास के लिए आय एवं, विकास के लिए आय एवं अन्य मापदंड। ये देखो, ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा आखिर क्यों, मतलब हरियाणा में ज़्यादा लोग खुश क्यों नहीं हैं, जबकि केरल में ज़्यादा लोग खुश हैं। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, अभी हमने ये हेडिंग लिखा है विकास के, यानी विकास के लिए, सॉरी। तो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं विकास के लिए, आप दिखा भाई, तो ये देखो, तो विकास के लिए आय एवं अन्य मापदंड। अभी हमने देखा कि विकास उसी देश का होगा या विकसित वही देश होगा जिसके पास ज़्यादा आय रहेगा। तो क्या सिर्फ आय से ही विकसित हो सकता है देश? बिल्कुल भी नहीं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी हमने जो बी की बात की, बी में जहाँ पर सभी लोगों के पास 500 रुपये थे, अब उस देश का यानी बी देश का विकास संभव नहीं है, यानी बी देश का विकास नहीं हो पाएगा जितनी तीव्र गति से ए देश का विकास होगा, ठीक है। तो विकास के लिए सिर्फ आय मायने नहीं रखती है, सिर्फ औसत आय मायने नहीं रखेगी, बल्कि कुछ अन्य कारक भी मायने रखेंगे। तो आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, विकास के लिए हम अगर इसकी बात करें तो शुरुआत में, यानी इसके फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग टॉपिक शुरू किए थे, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ को पढ़ा था, उसको याद करिए। हमने पढ़ा क्या था? हमने ये पढ़ा था कि जब किसी व्यक्ति को, अगर मान लेते हैं जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, यही एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, चलो एग्जाम्पल को फिर से रिविज़न कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो ये देखो, यूपी का व्यक्ति है, बेचारे इसकी नौकरी लग जाती है, ये देखो यूपी है भाई, यूपी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इसकी नौकरी लग जाती है कहाँ पर? एमपी में लग जाती है। ये देखो एमपी भाई साहब है, एमपी मतलब महेंद्र प्रताप नहीं होता है, मनीष पटेल नहीं होता है, या मनीषा पटेल नहीं होता है, ठीक है, और या कुछ और भी नहीं हो सकता भाई, बल्कि ये कुछ और है। ये देखो एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अगर ये व्यक्ति, यूपी का व्यक्ति नौकरी करने के लिए जाता है, तो हमने आपको बताया था कि ये इसका ए क्षेत्र है, यहाँ पर बी क्षेत्र और ये सी क्षेत्र है।
सुनिएगा गौर से, ध्यान से। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि मैं यहाँ पर यूपीएससी लेवल पढ़ा रहा हूँ, न कि आपके सिर्फ वनडे लेवल में। तो इसलिए आपको बेहद ढंग से, अच्छे ढंग से समझना होगा, सीखना होगा। यहाँ से अगर मान लेते हैं कि यूपी का व्यक्ति यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 10,000 रुपये तो मिलते हैं, ठीक है। 10,000 100 हो गया, 1000 और 10,000 रुपये होते हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपये मिलते तो हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था शुरुआत में कि सुरक्षा नहीं है, ठीक है, छुट्टी नहीं है। देखो भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं, छुट्टी हफ्ते में एक भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है। और आगे देखते हैं, हम बी देश की बात करते हैं। बी देश में, यहाँ देखो, बी देश में है कि आपको 10,000 रुपये तो मिलते हैं, 100,000 और 10,000 रुपये, तो इतना है, आपकी आय 10,000 है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। बी की बात हो रही भाई, चित्र में देख सकते हो आरेख में, ठीक है। तो यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, लेकिन छुट्टी है। तो देखो भाई, छुट्टी है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ नौकरी करेंगे, तो अभी हम क्या करते हैं, सी को भी देख लेते हैं। सी में क्या क्या स्थिति है। सी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 9,000 रुपये है। यहाँ पर इन दोनों के पास 10,000 रुपये थे, यहाँ पर इसके पास 6,000, 9,000 रुपये RS, इसकी आमदनी इतनी है। यहाँ पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा भी है, ये देखो। और छुट्टी की बात हो, यहाँ पर छुट्टी भी है, दिख रहा है। चलो, अब एक बात बताओ कि आप नौकरी कहाँ करना पसंद करेंगे, ए के पास, बी के पास, या फिर सी के पास? जल्दी बोलिएगा भाई, नौकरी कहाँ करेंगे मेरे ने भाई रसगुल्ले आप ही की बात कर रहे हैं भाई। चलो देखो, थोड़ा बहुत इसलिए बोल देते हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा आपके चेहरे पर लाइट आ जाए, क्योंकि आप इतने देर से पढ़ते पढ़ते ना ऊब जाते होंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे लैंग्वेज जो है वो गड़बड़ ना हो। लैंग्वेज हमारे जैसे भी हैं, जो एक यूपीएससी एस्पायरेंट से उम्मीद की जाती है, वैसे ही लैंग्वेज हमारे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजाक में हम कुछ और भी शब्दों को बोलते चले जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ कि आप कहाँ पर नौकरी करेंगे, यहाँ पर नौकरी करेंगे ए के पास, जहाँ की आपका 10,000 रुपये तो है, लेकिन सुरक्षा भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं है। तो जब छुट्टी नहीं है और सुरक्षा नहीं है, पहले सुरक्षा नहीं है तो एक बात बताइए, आपको 10,000 रुपये मान लीजिए 1 महीने में दिया, आपने कहीं से नौकरी छोड़ करके आप इसके पास गए थे और यहाँ पर इसने 10,000 रुपये दिए, उसके बाद अगले महीने में ये निकाल दिया, तो सुरक्षा है नहीं। तो कहीं भी निकाल सकता है, कोई भी मार पीट सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आप नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टी भी नहीं है, दूसरा कारण ये भी है। और बी के पास देखते हैं, बी के पास 10,000 रुपये तो है, बेहतर है, अच्छा है, सुरक्षा, लेकिन छुट्टी भी है, ये भी बेहतर है कि आप वहाँ से घर पे आ जाएंगे, यही एग्जाम्पल आपको बताया गया था। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है का मतलब क्या होगा, सुरक्षा नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी चाहेगा, कंपनी का मालिक, ओनर जो होगा, वो जब भी चाहेगा तब आपको कंपनी से बाहर निकाल देगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यानी आपसे थोड़ा सा बेटर कोई मिल गया, हल्का सा बेटर कोई मिल गया, तो वो उसको रख लेगा नौकरी पर, आपको वहाँ से हटा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यार ये सुरक्षा जो है ना, यहाँ पर सुरक्षा बहुत मायने रखती है, तो हम ऐसी जगह पर नौकरी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, सी के पास 9,000 रुपये है, लेकिन भाई ना सुरक्षा भी है, छुट्टी भी है। तो फैमिली को लेकर के जाओ, यहाँ छुट्टी के दिन आप लेकर के जाओ, घुमाओ बढ़िया से, पार्क में इधर उधर, मूवी भी देखिए, मॉल वगैरह में जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, जीवन खुशहाल भी रहेगा। साथी के साथ रहेंगे तो जीवन अपने आप बेहतर पटरी पे चलती है। तो यहाँ पर देखो, छुट्टी के लिए यानी मौज मस्ती के लिए ये भी है, और नौकरी की सुरक्षा भी है। इतना आसान नहीं होगा इस स्थिति में जब सुरक्षा होगी कि कंपनी का व्यक्ति आपको, यानी कंपनी का जो ओनर है, जो मालिक है, वो आपको निकाल दे, यानी आपकी रोजगार छीन ली सर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति आय के साथ साथ, ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति सिर्फ आय नहीं चाहता है, बल्कि आय से मतलब आय के साथ साथ कुछ और भी चीज़ों को चाहता है। जैसे देखो, यहाँ पर व्यक्ति क्या चाहता है, इस अगर एग्जाम्पल से या इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति आय के साथ साथ, चलो 2 लिख दिया तो साथ साथ हो गया, व्यक्ति आय के साथ साथ सुरक्षा, देखो यहाँ सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा
और यहाँ छुट्टी मिली तो मतलब आज़ाद भी है, एक दिन की छुट्टी मिली तो कहीं भी घूम सकता है, फिर सकता है, मौज कर सकता है आराम से। यहाँ पर तो भाई पूरे दिन नौकरी करता है और छुट्टी नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती, फैमिली के साथ रहता नहीं तो अकेले रेलगाड़ी की एक पहिया तो चल नहीं सकती, और जब यहाँ एक पहिए से चलती रेलगाड़ी तो हो जाती पलट, यानी उलट जाती ना, और जब उलट जाती तो फिर क्या होता, चलती ही नहीं लाइफ की पटरी। तो लाइफ की पटरी चलाने के लिए भाई दोनों पहियों को रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा, दोनों पहियों को एक समान चलना पड़ेगा तभी चलेगा। तो यहाँ पर आप दोनों पहियों को चला सकते हैं सी में, जो कि बेहतर है। तो यहाँ पर एक दिन आप क्या कर सकते हैं, भरपूर टाइम अपने लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्ति आय के साथ साथ सुरक्षा और छुट्टी हो रही है, जिसका मतलब आज़ादी मिल रही है। तो आज़ादी, जिसको आप स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद क्या चाहता है, अगर एक बात बताइएगा कि यहाँ पर एक आध जगह अगर आपको गाली भी दिया जाए, जैसे कहीं कहीं होता है कि कुछ बच्चे या जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते रहते हैं, तो यदि उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो ओनर होता है वो फालतू में गाली देना शुरू कर देता है, फालतू में बहुत सारी चीज़ों को कह देता है, जो कि उसे नहीं कहना चाहिए। जो बेचारा जिससे गलती होती है वो बार बार कहने की कोशिश करता है कि सर अभी हम सुधार देते हैं इस बात को या इस चीज़ को, लेकिन फिर भी जो ओनर होता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति जो होगा वो सम्मान भी तो चाहेगा ना, देखो सम्मान भी चाहेगा। फिर इसके बाद समानता की भी तो बात आती है। समानता की बात कैसे आएगी, समानता भी चाहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का गया नौकरी करने के लिए, लड़के को 9,000 रुपये मिल रहा है, और यही उतनी ही पढ़ाई लिखाई करके उतनी ही काबिलियत रख करके एक लड़की भी आती है यहाँ यूपी से यहाँ नौकरी करने के लिए। देखो ये एक लड़का था, तो लड़का, और ये फिर देखिए एक लड़की है यहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रही है। तो भाई अगर लड़का गया है, इसको 9,000 रुपये मिल रहा है, तो लड़की भी जाएगी, इसको भी सुरक्षा चाहिए, ये भी वही सब सारी चीज़ें जाएगी, और ये भी चाहेगी कि हमें सम्मान से देखा जाए, हमें यानी हमारी तरफ या हमारे नौकरी की सुरक्षा हो, और साथ साथ हमें बराबरी भी मिले, समानता मिले और सम्मान मिले। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास के लिए आय के साथ साथ अन्य मापदंड की भी ज़रूरत होगी, तभी कोई देश विकास कर सकता है, तभी लोग विकास कर सकते हैं, तभी परिवार विकास कर सकता है, अन्यथा विकास संभव नहीं होगा। तो सब दोस्तों, हमने यह आपको पहले यानी जो पहले हमने पढ़ रखा था उसी का रिवीजन कराया है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केरल और हरियाणा की जो बात है, केरल और हरियाणा में लोग जो खुश और नाखुश होने की बात है, वो ऐसा असमानता क्यों देखने को मिलती है, समझते हैं। चलो इसको जल्दी से देते हैं बेटा। आज का लेक्चर भाई काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो बस ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट हेडिंग है हम लोगों की, इसी को पढ़ा करके बंद कर देंगे। हालांकि सोचे थे कि इसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सो हम दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं, चलो हरियाणा की बात करते हैं, और यहाँ पर हम केरल की बात कर लेते हैं। चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं केरल। चलो तो यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आय, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं शिशु मृत्यु दर या शिक्षा, फिर इधर हम लिख लेते हैं शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। हम इसको डिटेल में भाई कल समझेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी, बेहद लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही सीखेंगे। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिएगा। चलो भाई यहाँ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा में जो एक व्यक्ति होता है, जो एक व्यक्ति की आय है, यानी प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, तो हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है वो यानी प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति। चलो ऊपर ही लिख देते हैं यार ना, नीचे पे ही लिख दिया। तो प्रति व्यक्ति, ये देखो, तो प्रति व्यक्ति आय जो है हरियाणा की, वो प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की लगभग 1,62,034 रुपये, 34 रुपये इतना कमाता है एक व्यक्ति। हरियाणा की बात हो रही भाई, तो हरियाणा में एक व्यक्ति 1,62,034 रुपये कमाता है। केरल की बात कर लेते हैं, तो केरल में एक व्यक्ति जो है एक साल में 1,40,000, इसके बाद कुछ रुपए यानी 120 रुपये या 190 रुपये, तो 190 रुपये, ये देखिए।
हरियाणा में जो एक व्यक्ति काम करता है यानी एक साल में कमाता है, जो उसकी आमदनी होती है वो है लगभग 1,62,034 रुपये, जबकि वही केरल की अगर बात की जाए तो 1,40,190 रुपये एक व्यक्ति कमाता है। यानी अगर हरियाणा की तुलना में देखा जाए तो केरल के लोग कम कमा पाते हैं, कम पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर सिर्फ पैसा खुशहाल जिंदगी का एकमात्र कारण होगा तो केरल के लोग कम खुशहाल होंगे, किसकी तुलना में? हरियाणा की तुलना में। गॉट इट? ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा की तुलना में केरल के लोग कम खुश होंगे अगर पैसा खुश होने का कारण बनेगा तो। देखिए, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा दर की, कहाँ की बात की जा रही है भाई? शिक्षा की बात की जा रहा है। शिक्षा दर, चलो इसको पूरा लिख देते हैं, शिक्षा दर, शिशु मृत्यु दर। अगर शिक्षा दर की बात की जाए तो हरियाणा की जो शिक्षा दर है वह आपका 82%, हरियाणा की शिक्षा दर जो है यहाँ पर 82% है, जबकि केरल की शिक्षा दर अगर बात की जाए तो 94% है। ये देखिए, आ रहा है बात, गले गले पड़ रही है। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ हरियाणा के लोग जब ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो इनको ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए, इनको ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए, लेकिन यही तो बातें हैं। अब अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये शिशु मृत्यु दर अगर बात की जाए हरियाणा में तो 1,000 व्यक्तियों में लगभग 36 बच्चे मर जाते हैं। 36% है, यानी 36 व्यक्ति या 36 बच्चे जो हैं वो मृत्यु के अकाल में चले जाते हैं। जबकि केरल की अगर बात की जाए तो केरल में सिर्फ 10 बच्चे होते हैं या 12 बच्चे ही हैं। यहाँ पर देखिए 36 बच्चों की बात हो रही है या यहाँ पर 10 बच्चे। अब एक बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि अब टॉपिक को समाप्त करेंगे और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली वीडियोस यहीं से हम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन सुनिए, देखो भाई, हमने यहीं पर बात करना शुरू किया कि हरियाणा के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं जो कि 1,62,034 रुपये है, और केरल हरियाणा की तुलना में कम पैसे कमा पाते हैं। यानी केरल के लोगों की व्यक्ति की बात की जा रही है तो केरल में एक व्यक्ति 1,40,190 रुपये ही कमा पाता है। लेकिन अब इस हिसाब से देखा जाए तो जो हरियाणा की शिक्षा दर है वो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा की शिक्षा दर कम है, 82% है। और यहाँ पर लगभग आपके केरल में 94% है। यहाँ शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर यानी 1,000 में, ध्यान से सुन लीजिएगा, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, फिर आगे हम टॉपिक में बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो हम वहाँ पर बताएंगे। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1,000 व्यक्तियों में जितने बच्चे एक साल के अंदर जन्म लेते हैं उन व्यक्तियों में, यानी उन बच्चों में से एक साल के पहले जो बच्चे मर जाते हैं उसी को शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनते हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये कोई एक क्षेत्र है, देखिएगा थोड़ा गौर से, ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर 10,000 व्यक्ति हैं, 100,000 और 10,000 व्यक्तियों में जितने बच्चे जन्म लेंगे, ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है, तो जितने बच्चे जन्म लेंगे उन बच्चों की जो स्थिति है वो एक साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं वही शिशु मृत्यु दर है। अब आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमने बस ये कहा कि अगर भाई मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में ये कोई ए क्षेत्र है, चलो यहाँ देखते हैं, ये कोई ए क्षेत्र है, इस ए क्षेत्र में 10,000 व्यक्ति हैं। 10,000 व्यक्तियों ने क्या किया, जितने बच्चों को जन्म दिया उतने बच्चे एक साल, मतलब जितने भी बच्चे हुए थे उन एक साल बच्चों में, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने 100 बच्चों को जन्म दिए, 100 बच्चे जन्म लिए, तो 100 बच्चों में से जो बच्चे मर जाएंगे एक साल के पहले, ध्यान में रखिए, एक साल के पहले जो बच्चे मर जाते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो एक साल पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, एक साल के अंदर मरने, दिख रहा है भाई, ठीक है, एक साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या
चलो अब आप समझ जाओगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ देखिएगा, दिख रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर मान लेते हैं कोई ए क्षेत्र है, इस ए क्षेत्र में 1000 व्यक्ति हैं और 1000 व्यक्तियों ने जितने बच्चों को जन्म दिया है, जितने बच्चे जन्म लेंगे 1000 व्यक्तियों से, उन एक मान लेते हैं कि 100 बच्चे जन्म लिए हैं। ये देखिएगा 100 बच्चे जन्म लिए हैं और 100 बच्चे जन्म लिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 साल के अंदर इन 100 बच्चों में से हरियाणा में लगभग 36 लोग मर जाते हैं। 36 बच्चे, ये देखिए 36 बच्चे हरियाणा में मर जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो ये हरियाणा की स्थिति है, ठीक है। तो हरियाणा में 36 बच्चे मर जाते हैं। जबकि अगर यही बात की जाए केरल की, तो केरल में अगर 100 बच्चे जन्म लिए 1000 व्यक्तियों में, तो वहां पर 36 बच्चे नहीं मरते, बल्कि सिर्फ 10 या 12 बच्चे मरते हैं। एक बात बताइएगा आप यहाँ पर सोच करके, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, परिवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, परिवार ज़्यादा आपके लिए प्रिय है या फिर पैसे? तो निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि सर परिवार ज़्यादा हमारे लिए प्रिय होता है। यही वजह तो है कि जब किसी घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए हम लगभग अपने खेत वगैरह सब कुछ बेच डालते हैं उसकी दवा के लिए सिर्फ। अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता वो व्यक्ति, तो हम क्या करते, हम उसका इलाज नहीं कराते। अगर वो व्यक्ति हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट होता, कम महत्व रखता आपके आय से, तो आप उसका इलाज नहीं कराते। लेकिन आपकी आय से ज़्यादा महत्व वह व्यक्ति होता है, तभी आप उस व्यक्ति का आप इलाज कराते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, हमारे लिए बच्चे हमारे लिए सब कुछ होते हैं, इसीलिए हम बच्चों को ज़्यादा महत्व देते हैं आय की तुलना में। अगर देखिए कभी कभी संजोग बस ऐसा हो ना, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चे जन्म के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर ही एक्सपायर कर जाते हैं, मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे घर पे स्थिति बहुत बदतर हो जाती है, लोग बहुत सोचनीय में पड़ जाते हैं, सोचनीय स्थिति में पड़ जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। सोचिए एक बच्चा अपने माता पिता के लिए कितना प्रिय होता है, कितना अच्छा होता है, तो खुशियाँ तो वही होती है ना। देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो घर पे बहुत खुशियाँ होती हैं, लोग मिठाई बंटवाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, तमाम प्रकार से चीज़ों को करवाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि इसलिए केरल खुशहाल है, क्योंकि वहाँ पर उसके जो बच्चे हैं वो बचते हैं। और वो बचने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए खुशियाँ यहाँ आएंगी कि यहाँ आएंगी, तो निश्चित रूप से आपके केरल में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा बचते हैं। हरियाणा में 36 बच्चे मर रहे हैं 1 साल के अंदर, जबकि आपके केरल में सिर्फ 10 बच्चे ही मर रहे हैं। तो बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हों वो एक रोटी कम ही खाएं, या माता पिता एक रोटी कम खाएं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए तो खुशियाँ तो यहाँ आ रही है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ज़्यादा लोग मरेंगे तो यहाँ पर तो ज़्यादा दुख होगा। कहाँ? हरियाणा की बात हो रही है, तो हरियाणा में तो ज़्यादा लोग दुखी हैं। समझ में आ रहा है बातें? अब देखो यहाँ पर हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा दर अगर देखें तो हमने यहाँ पर देखा कि 94% आपकी केरल में है, जबकि पैसा यहाँ पर ज़्यादा है। तो भाई देखो दो चीज़ें होती हैं, चीज़ें दो होती है, वो इसलिए इस तरीके से आप समझें कि कहीं कहीं पर सरकार और समाज के दोनों ही लोगों ने कुछ जो सार्वजनिक चीज़ें थी उस पर भरपूर फोकस किया है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और इसलिए वह काफ़ी आगे बढ़ गया है। जैसे अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जो वहाँ पर सरकारें थी, केरल राज्य सरकार जो थी वह भी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा उदार थी, या शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सचेत थी। इसलिए वहाँ पर शिक्षा आगे काफ़ी बढ़ा, और साथ ही साथ वहाँ के समाज के लोग जो थे वो भी चाहते थे कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएं, या हमारे आसपास स्कूलें खोले जाएं सरकार के माध्यम से या समाज के माध्यम से, और हम अपने बच्चों को वहाँ पर स्कूल में भेजेंगे। हमारे यहाँ की स्थिति क्या है? हरियाणा की स्थिति की बात कर लें या और स्थिति की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की अपनी स्थिति की बात कर लें, तो मैं बहुत से ऐसे फैमिली को जानता हूँ, या कई लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जो लोग आज भी समाज में चर्चा करते रहते हैं कि यार पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखो वो सामने वाला व्यक्ति पढ़ाना, कोई नौकरी वगैरह नहीं लगी। तो सिर्फ आज लोग क्या करते हैं, आज सिर्फ लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिले इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि ये गलत है। और देखो पढ़ेगा जो
उसी के अंदर समझ आएगी, वही व्यक्ति चीज़ों को सही ढंग से सोच सकता है, अच्छे ढंग से सोच सकता है। बाकी लोग नहीं सोच पाएंगे। उनको लगता है, जो समाज के कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वही बेटर है। वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत होगी, सिर्फ सरकार ये समझे ये बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ सरकार समझती ना, अगर केंद्र सरकार समझती तो आज जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सभी राज्यों में एक समान होती। लेकिन सिर्फ सरकारों को नहीं समझना है, और सिर्फ केंद्र सरकार को नहीं समझना है, बल्कि राज्य सरकार को भी समझना है। अगर हमारे राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इतने दिन से जो रही, 70 साल आज बीत गए, अगर इतने दिन की बात अगर हम करें तो यहाँ से अगर यहाँ केंद्र जो राज्य सरकार है वो बेहतर होती तो आज उत्तर प्रदेश भी शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे गया होता। एक तो सरकारों की गलतियां हैं, दूसरा समाज की भी गलतियां हैं। समाज में हमने अभी आपको बताया कि बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो काफ़ी उम्र के हो गए हैं, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं, बहुत से ऐसे माता पिता को जानता हूं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतने संवेदनशील नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए। कई लोगों के पास तो अभाव है, संसाधनों का अभाव है, जैसे पैसे नहीं है और कुछ संसाधन नहीं है, स्कूल बहुत दूर है इसलिए नहीं पढ़ा पाते। लेकिन कई लोगों के पास है, फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। उनको लगता है कि यार पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, बल्कि जाओ बाहर कमाओ। तो ऐसे किसी भी देश का या किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं कि यार केरल बहुत अच्छा राज्य है, केरल शिक्षा के मामले में सर्वाधिक देश का प्रथम राज्य है शिक्षा दर में। लेकिन आखिर हो कैसे रहा है? तो वो समाज की बदौलत और राज्य की बदौलत हो रहा है। तो हमें भी समझना पड़ेगा, हमारे देश की जो माता पिता हैं उन्हें भी ये समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना होगा, तभी जा करके ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो रहेंगे वो बहुत पीछे हो जाएंगे, और हमारे बच्चे, आपके पीछे बच्चे जो पीछे हो जाएंगे तो देश भी पीछे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पूरा कसूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यों का नहीं होता भाई, या फिर सरकार का नहीं है, बल्कि हमारा आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी शिक्षा के प्रति जागरूक हों, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें थी आपके स्वस्थ होने की और मतलब आगे पीछे होने की। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आय महत्व नहीं रखता है किसी देश को या किसी राज्य को खुश होने के लिए, बल्कि कुछ और भी चीज़ें मायने रखती हैं किसी देश को खुश होने में। तो साथियों, अब तक अगर हम बात करें तो यहीं पर चलते चलते हम बता देते हैं आप लोगों को कि आज की ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई। तो वीडियोस कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।